बेटे मेरी आवाज आ रही है? अच्छा देखो, हम जो है जो कल काम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे हम। अब चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में मैंने कहा था आपसे कि दो चीजें बाकी रह गई हैं, वो आज कर लेंगे हम ताकि ये काम पूरा हो जाए, चैप्टर 10 हमारा पूरा हो जाए। तो उसमें क्या है? पहला टॉपिक है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? ऑर्गेनिक से मुराद क्या होती है? ऑर्गेनिक से मुराद है हर वो चीज जिसमें कार्बन है, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। और एवोल्यूशन कहते हैं वक्त के साथ साथ चेंजेस के आने को, किसी भी जानदार में इवॉल्व होने को, बनने को। फर्स्ट ईयर में आपको अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, फाइलेक्टिक लिंकेज। उसमें साइंटिस्ट कहते थे कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनके आबा अजदाद एंसेस्टर्स एक ही थे। ये बात वो चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में करते थे। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि दुनिया के सारे जानदारों के आबा अजदाद एंसेस्टर्स एक ही थे या इनके दरमियान में कोई कनेक्शन है, इस चीज को साबित करने के लिए वो कुछ सबूत उन्होंने चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर में दिए हैं। जो ये टॉपिक है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि तमाम जानदार आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक ही जानदार से इवॉल्व हुए हैं। अब इसका पहला एविडेंस क्या है? एविडेंस फ्रॉम पैलिनोटोलॉजी। पैलिनोटोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं उन तमाम जानदारों के बारे में जो अब फॉसिल हो गए। फॉसिल मतलब जो अब दुनिया में नहीं रहे, मर गए, खत्म हो चुके हैं दुनिया से, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनकी नस्ल बाकी नहीं रही दुनिया में, मिसिंग है। इन्होंने क्या देखा कि इनको एक जानदार मिला जिसकी डायग्राम आपके फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में भी बनी हुई है। उसका नाम था आर्कियोपेट्रिक्स। ये जो आर्कियोपेट्रिक्स है ये एक परिंदा था। इसके फेदर्स होते थे, इसकी बीक थी, इसके अलावा ये उड़ सकता था और कलर्ड फेदर थे, ग्लोरीफाइड था। 150 मिलियन साल पहले था। ये वाले जो करेक्टर मैंने बोले, फेदर्स का होना, ग्लोरीफाइड होना, बीक होना, ये बर्ड्स के करेक्टर हैं। लेकिन इसके पास इन्होंने जब इसको क्लोजली एग्जामिन किया तो इन्होंने देखा कि इसकी बीक में टीथ हैं, इसके क्लॉज हैं, इसका लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें 20 वर्टिब्रा हैं। ये करेक्टर किसके हैं? ये करेक्टर रेप्टाइल के हैं। तो इनको ये पता चला कि भाई इसका मतलब है कि इसी जानदार से इवॉल्व हुए हैं दो अलग अलग जानदार, एक तो रेप्टाइल, दूसरे बर्ड्स, एप्स। तभी इसके पास दोनों के करेक्टर हैं। ये तो वो एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं भी अपने पास से दे दूं प्लांट्स की। ये तो जूलॉजी की एग्जाम्पल है। एक प्लांट है आपकी फर्स्ट ईयर की किताब में चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है टेरिडोस्पर्मा। टेरिडोस्पर्मा, इससे फर्न्स इवॉल्व हुए हैं और जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व हुए हैं। तो टेरिडोस्पर्मा एक कॉमन प्लांट है जिससे दो अलग अलग प्लांट डेवलप हुए, जिम्नोस्पर्म और फर्न, सीड फर्न्स। तो पहला एविडेंस ये देते हैं कि भाई दुनिया में ऐसे जानदार हैं जिनसे दो अलग अलग जानदार बने, जैसे आर्कियोपेट्रिक्स। दूसरा सबूत देते हैं एविडेंस फ्रॉम टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे किसी ग्रुप में उठा के रखा जाता है।
हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में उठा के रखने के लिए एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? पहले आप देखते हैं कि भाई वो जानदार कौन है, स्पीशी। फिर आप देखते हैं उसका जेनरा क्या है, फिर उसकी फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, और आखिर में किंगडम में रखते हैं उसको। भाई 5 किंगडम है ना, एनिमिलिया, प्लांटाई, फंजाई, प्रोटोक्टिस्टा और प्रोकैरियोटा। तो आपके पास किसी भी जानवर को क्लासिफाई करने के कितने रूल हैं? एक ही रूल है, यही रूल है। पहले स्पीशी देखना है, फिर जेनरा, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और आखिर में किंगडम। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी जानदार हैं, 5 क्लासेस है ना उसमें अलग अलग, पाइसेस हैं, रेप्टाइल हैं, एम्फीबियन है, एव है और मैमल है। उन सबके पास कॉमन करेक्टर नहीं है क्या? सारे कॉर्डेट्स के पास क्या कॉमन करेक्टर है? उनके पास नोटोकॉर्ड होती है, उनके पास नर्व कॉर्ड होती है, और उनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो ये सेम करेक्टर है, सबके पास है। इस बेसिस पे भी ये कहते हैं कि जानदार जितने भी हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, तभी तो देखो शेयर कर रहे हैं कॉमन करेक्टर्स। अगर आपस में इनके आबा अजदाद एक नहीं होते तो सबके पास अलग अलग करेक्टर होते। भाई जैसे बिलफर्ड एक माँ बाप की जो औलादे हैं उनके पास सेम करेक्टर जाते हैं और अलग अलग माँ बाप की औलादों में अलग अलग करेक्टर होते हैं। तो अगर किसी के माँ बाप एक ही हैं तो उनके पास करेक्टर, उसके जितने भाई बहन होंगे उनके पास सेम करेक्टर जाएंगे ना। सेम बात ये भी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कौन कौन से करेक्टर हैं जो आपस में अलग अलग जानदारों में मिलते जुलते हैं, जिसकी बेस पे ये बात कर रहे हैं कि तमाम जानदार आपस में कनेक्टेड थे हैं। ये दूसरा एविडेंस दिया इन्होंने। तीसरा एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम होमोलॉजी। होमोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जिनकी एनेटमी तो सेम है, मतलब एनेटमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स तो सेम है, लेकिन वो फंक्शन डिफरेंट करते हैं। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिनकी एनेटमी सेम हो लेकिन वो काम क्या करते हो, मुख्तलिफ। अब जैसे कोई मिसाल बताएं, जैसे इंसान है, इंसान के हाथ हैं, उसकी एनेटमी क्या है, बोन्स और मसल्स। परिंदे हैं, उनके विंग्स हैं, उनकी एनेटमी क्या है, बोन्स और मसल्स। मछलियां हैं, वेल है जैसे, वेल का फ्लिपर है, उसमें क्या है, बोन्स और मसल्स। हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस के लिम्स हैं, उनमें क्या है, बोन्स और मसल्स। टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज के क्या है, लिम्स, उसमें क्या है, बोन्स और मसल्स। तो अगर सबके लिम्स देखो तो उनमें बोन्स और मसल्स हैं, यानी कि एनेटमी सबकी क्या है, जिनके मैंने नाम लिए, सेम। क्या सबके इन लिम्स के फंक्शन भी सेम है? इंसान अपने हाथ से ग्रेस्पिंग पर्पस का काम लेता है, पकड़ने के लिए, चीजों को लिखने के लिए। परिंदे उड़ने के लिए, मछलियां तैरने के लिए, घोड़े भागने के लिए, टॉर्टोइज चलने के लिए काम लेता है। तो तमाम वो स्ट्रक्चर्स इनकी एनेटमी अलग अलग, इनकी एनेटमी सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को होमोलॉजी कहते हैं। तो जब इतने सारे अलग अलग जानदारों में होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, इसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये तो एक वो एग्जांपल है जो आपकी बुक में है, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक मिसाल मैं भी दे दूं एडिशनल, जो किताब में नहीं है, बॉटनी से। एक पौधा है, उसका नाम है फाइलोक्लेड। उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। बल्कि ये छोड़ो, एक और एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है जैसे बिलफर्ड एक पौधा है, उसके थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। और दूसरा पौधा है, उसके टेंड्रिल होते हैं। टेंड्रिल मतलब बेलें। ये जो टेंड्रिल और थॉर्न्स हैं, टेंड्रिल किसके होते हैं, पौधा है उसका नाम है पैसीफ्लोरा, और थॉर्न्स किसके होते हैं,
वो किसी भी प्लांट के ले लो तुम, थॉर्न्स, कांटे, उनका फंक्शन अलग अलग है लेकिन उनकी एनाटॉमी सेम है। थॉर्न और टेंड्रिल की एनाटॉमी सेम है, पैसिफ्लोरा की और किसी भी प्लांट के थॉर्न्स की एनाटॉमी सेम है। फंक्शन क्या है? थॉर्न्स का फंक्शन होता है चुभ जाना, टेंड्रिल का काम होता है किसी चीज के ऊपर लपट जाना ताकि उसको मूवमेंट में आसानी हो पौधे को। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स तो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। जो मैं थॉर्न्स बोल रहा था आपसे, वो एक पौधा है, उसका नाम है बुगिनवेलिया। बुगिनवेलिया के थॉर्न्स होते हैं, बुगिनवेलिया के थॉर्न्स होते हैं। बुगिनवेलिया एक पौधा है, इसके थॉर्न और टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा, मैंने नाम भी लिख दिया है चैट में। इसके अलावा हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट भी एग्जाम्पल है। बेटे ये पौधे हैं, इनके थॉर्न्स और इनके टेंडल्स की एनाटॉमी सेम होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है मलाइका। इसी तरह हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो हार्ट, उनका जो हार्ट है, सबकी एनाटॉमी सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ये भी एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन्स की, किताब में नहीं लिखी हुई इसलिए बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो तमाम ऑर्गन्स होते हैं जो कि किसी भी जानदार में पहले के जमाने में, पहले के वक्तों में फंक्शनल थे लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनके फंक्शन रिड्यूस होते चले गए और अब ये मौका आ गया है कि वो ऑर्गन्स जो हैं, जो स्ट्रक्चर जो पहले फंक्शनल थे अब नहीं रहे। ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तकरीबन हर जानदार में ऐसे कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम बात करें अगर सांपों की, स्नेक्स की, एक सांप है पाइथन, पाइथन, उसमें पेल्विक गर्डल होता है। पेल्विक गर्डल कमर की हड्डी को कहते हैं। इस हड्डी का काम है लिम्स, लोअर लिम्स, पैरों को अटैच करना। क्या सांप के पांव होते हैं? नहीं। तो ये पेल्विक गर्डल उसमें क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसी तरह जो घोड़े होते हैं उनकी जो स्प्लिंट बोन्स है, पांव में जो बोन है, जो आपको, जिसको आप खुर कहते हैं, उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसे चलता थोड़ी है वो। स्प्लिंट बोन जो है घोड़े में, जो खुर है उसके, उससे वो चलता थोड़ी है। तो वो कैसा ऑर्गन है उस घोड़े में? वेस्टिजियल। इसी तरह अगर हम इंसानों की बात करें, इसी तरह अगर हम इंसानों की बात करें या एक और एग्जांपल की बात कर लें, जैसे बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकती, वो बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकती उनको कहते हैं रनिंग बर्ड्स। रनिंग बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो भी तो वेस्टिजियल है, उनसे वो उड़ नहीं सकती। अब हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं? इंसानों के वर्टिब्रल कॉलम में सबसे आखिर में एक वर्टिब्रा है, उनका नाम है कोकाइक्स। कोकाइक्स, COCCY, कोकाइक्स। अपेंडिक्स एक ऑर्गन है इंसानों में, निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन आंखों के अंदर है। एयर के मसल्स हैं इंसानों में। विजडम टीथ, विजडम टीथ है इंसानों में, विजडम टीथ इंसानों में है। मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स, इन ह्यूमंस, ये है। इसके अलावा क्लाइटोरिस मसल इन फीमेल है।
ये मैंने जितने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं जो यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं लिखे हुए, कोकाइक्स, अपेंडिक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये लिखा हुआ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये आंखों में होती है। जो आंखों के कॉर्नर पे आपको एक रेड या पिंक कलर का डॉट सा नजर आता है उसको कहते हैं, या हमारे जो एयर के मसल्स हैं ये हैं। बाकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ चैट में लिख दी हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स इंसानों में कैसे हैं? वेस्टिजियल हैं, इनका फंक्शन नहीं है। तो जब इतने सारे जानदारों में ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं तो इसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसके बाद वो एविडेंस देते हैं, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, सॉरी एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसकी पढ़ाई है? एम्ब्रियो की पढ़ाई है। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, स्पर्म कंबाइन हो जाए ओवम के साथ और जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम नजर आ रही हो स्क्रीन पर आपके, तो आप देखें इस डायग्राम को, ये इसमें रॉज में बनाए हुए हैं। ये पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है। ये डायग्राम किसकी है? ये डायग्राम पाइसिस, रेप्टाइल, एम्फीबियन, एव और मैमल्स के एम्ब्रियो की डायग्राम है। इन सबको अगर आप देखें, ये सब कॉर्डेट हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। इन सबको अगर आप देखें तो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स हैं इनमें, और इनका डेवलपमेंट का पैटर्न भी सेम है। इनका डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होता है? इनके अंदर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होता है? इनमें पहले जो है वो क्लेवेज एक चीज है वो होती है, उसके बाद मॉर्यूला बनता है, फिर ब्लास्ट्यूला बनता है, फिर गैस्ट्यूला बनता है, और फिर जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, ये स्टेजेस, ये सब में सेम है, सारे वर्टिब्रेट्स में, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, ये वर्टिब्रेट्स के ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा जब ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में है तो अगर आप देखें तो इनको पहचानना मुश्किल है कि कौन किसका एम्ब्रियो है। सबके अंदर टेल है, सब में गिल स्लिट्स हैं, और सब में आई और एयर की जगह सुराख हुए हैं। आई एंड एयर बर्ड्स हैं सब में। यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का पैटर्न सब में क्या है? सेम है। तो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का पैटर्न सब में सेम है, इसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर्स भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तभी तो डेवलपमेंट का पैटर्न और ये तमाम स्टेजेस और ये तमाम स्ट्रक्चर्स सेम है, वरना अलग अलग होते। उसके बाद एविडेंस देते हैं वो एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल और उनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो अगर आप देखें तो अलग अलग जानदारों के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो पाए जाते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम है। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो जो हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हमारे अंदर, हमारे ब्लड में जो प्रोटीन है, सेम वैसा प्रोटीन चिंपैंजी और गोरिल्ला के पास भी होता है। फिर काउ, गोट और शीप में सेम ब्लड में प्रोटीन होता है। कैट्स एंड डॉग्स में सेम ब्लड में प्रोटीन होता है। इसके अलावा एक हार्मोन है थायरोक्सिन, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, वो तमाम एनिमल्स के पास है। एक एंजाइम है एमाइलेज, तमाम एनिमल्स के पास है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो इंसानों में और एप्स में सेम होता है। इसके अलावा जो सेल है, सेल के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप ऑर्गेनेल कहते हैं, वो सारे ऑर्गेनेल भी तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में सेम है। सारे यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल सेम है।
तो अगर आप देखें तो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से भी इतनी सारी चीजें इन तमाम जानदारों में सेम होती हैं, यानी कि इनके एंसेस्टर्स सेम होंगे। आखिरी एविडेंस वो देते हैं, एविडेंस फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन हजारों साल से चल रही है, आर्टिफिशियल तरीके से किसी जानदार की ब्रीडिंग कराना। जैसे अक्सर होता है, लोग घोड़े पालते हैं, सदियों से पाल रहे हैं घोड़े, उनकी अफजाइश नस्ल कर रहे हैं। तो एक किसी नस्ल को ही पाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी नस्ल तो बढ़ रही है, जिस नस्ल को नहीं पाल रहे उसकी नस्ल कम होती जा रही है। या अक्सर लोग डॉग्स पाल रहे हैं काफी सालों से, तो उसकी नस्ल तो बनती जा रही है या पैदा होती जा रही है, बाकी और जानवरों की नहीं हो रही। कबूतर पालते हैं लोग सालों से, सदियों से, एक हजारों साल से ये काम चल रहा है। तो किसी पर्टिकुलर कबूतर की अफजाइश नस्ल करते हैं, यानी कि उसको पालते हैं, आर्टिफिशियली सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, मतलब सिर्फ उसी की ब्रीडिंग कराते हैं, बाकी औरों की नहीं कराते। जब आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा सकते हैं किसी जानदार की, इसका मतलब है अलग अलग जानदारों की, जैसे डॉग्स की, जैसे हॉर्सेस की, जैसे पिजन्स की, इसका मतलब है वो आपस में कनेक्टेड है, उनके आबाजदाद एक होंगे, तभी तो उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो पा रही है। तो ये सारे वो एविडेंसेस थे जो ये देते हैं इस चीज को साबित करने के लिए कि दुनिया में जितने जानदार हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, या इनके दरमियान में कोई कनेक्शन है, ये इवॉल्व हुए हैं, ये इवॉल्व हुए हैं। तो ये बेटे, इसमें कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, ये पूरा एक लॉन्ग बनता है, इससे अलग अलग सवाल भी आ सकते हैं। इसके बाद है, ये लास्ट टॉपिक है बेटे इस चैप्टर का, हार्डी और वीनबर्ग लॉ। ये भी सुन लो ताकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ये दो लोग थे, एक का नाम था हार्डी, एक का नाम था वीनबर्ग। हार्डी साहब और वीनबर्ग साहब ने 1908 में एक लॉ दिया। इसमें से एक मैथमेटिशियन थे और एक जो थे वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। इन दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया जिसका नाम रखा हार्डी एंड वीनबर्ग लॉ। इन्होंने, इनका स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील इन अ पॉपुलेशन, इसका मतलब है तादाद। डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो किसी भी नस्ल में ज्यादा हो, और रिसेसिव उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो किसी भी नस्ल में तादाद में कम हो। अब मैं कह रहा हूं तादाद में कम हो या तादाद में ज्यादा हो, कैरेक्टर, फिजिकल, फिजिकल जो चीज नजर आ रही है आपको, बैरूनी तौर पे जो चीज नजर आ रही है आपको, जाहिरी तौर पे जो चीज नजर आ रही है आपको, इसका कतई ये माने नहीं है कि उनको, उन कैरेक्टर्स को बनाने वाले जीन्स भी तादाद में कम हो या ज्यादा होंगे। जीन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। ऐसे कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करने वाले जो डोमिनेंट है, और ऐसे कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने वाले जो रिसेसिव है, इन जीन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। लेकिन कैरेक्टर जो नजर आते हैं वो आपको क्या नजर आते हैं? वो कैरेक्टर जो ज्यादा नजर आते हैं, कुछ कैरेक्टर आपको कम नजर आते हैं।
जो नजर ज्यादा आ रहे हैं उनको कहते हैं डोमिनेंट, जो नजर कम आ रहे हैं उनको कहते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर वो तमाम कैरेक्टर्स होते हैं जिनको अपेयर होने के लिए एक जीन भी काफी है। अगर एक भी जीन है उनको प्रोड्यूस करने वाला तो वो डेवलप हो जाएंगे। और रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो जब तक अपेयर नहीं होते, जब तक उनको प्रोड्यूस करवाने वाले दो जीन्स ना हो। दो जीन्स हैं और कोई कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो वो रिसेसिव है। एक जीन की वजह से भी अगर कोई कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो वो डोमिनेंट है। ये तो मैंने आपको फर्क बताया दोनों का, डोमिनेंट और रिसेसिव का। एलील किसको कहते हैं? एलील कहते हैं पेयर ऑफ जीन को। एलील कहते हैं पेयर ऑफ जीन को, मतलब दो जीन एक साथ जुड़ जाए उसको एलील कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, तादाद है डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की किसी भी आबादी में मतलब पेयर ऑफ जीन्स की, जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को बनाते हैं, उन जीन्स की तादाद हमेशा बराबर रहती है किसी भी नस्ल दर नस्ल, इंसानों की या जानदारों की आबादी में। और ये जब तक एक जैसी रहती है जब तक कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना आ जाए, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रहता है। अब इस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब P प्लस क्यू के होल स्क्वायर या A प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलो तो फॉर्मूला क्या बनता है? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। ये बनता है फॉर्मूला। इन्होंने कहा कि P बराबर है डोमिनेंट के, Q बराबर है रिसेसिव के। P बराबर है डोमिनेंट के, Q बराबर है रिसेसिव के, और ये सारी वैल्यूज बराबर है 1 के, जो कांस्टेंट है। P को लिया 0.9 के बराबर, Q को लिया 0.1 के बराबर। भाई एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, ज्यादातर जो होता है 90%, एक कैरेक्टर रिसेसिव है जो कम होता है 10%। तो 90 का परसेंटेज अगर निकालोगे परसेंटेज से बाहर तो किसमें वैल्यू आएगी? डेसिमल में। तो 90% की जगह 0.9, 10% की जगह 0.1। जहां जहां भी P लिखा हुआ है वहां 0.9 लिख दिया, जहां जहां भी जहां जहां भी Q लिखा हुआ है वहां 0.1 लिख दिया। फॉर्मूले में रखा, मल्टीप्लाई प्लस वगैरह किया इन्होंने। ये सब करने के बाद इन्होंने देखा कि वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि एक बराबर है एक के ही। यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर किसी भी आबादी में क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। उनके एलील बराबर रहेंगे तादाद में। कैरेक्टर तो डोमिनेंट ज्यादा होगा, रिसेसिव कम होगा, लेकिन उनको बनाने वाले जीन्स की तादाद हमेशा किसी भी नस्ल में वो बराबर रहेगी। ये है इनका लॉ, जिसको हम कहते हैं हार्डी एंड वीनबर्ग लॉ।